नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह और आप जुड़ चुके हैं हमारे YouTube प्लेटफॉर्म से। हम डिस्कस कर रहे हैं यूपीपीएससी एलटी ग्रेड को ध्यान में रखते हुए इकोनॉमिक्स का सेशन। तो जो भी स्टूडेंट, जो भी विद्यार्थी एलटी ग्रेड में एसएसटी सब्जेक्ट चूज किया है जिन्होंने, उसके अंदर जो 4 सब्जेक्ट आते हैं तो 4 में से कोई 2 लेना होता है आपको। तो यहाँ पे जो प्रैक्टिस चल रही है वो हिस्ट्री वाले सर हिस्ट्री की प्रैक्टिस करा रहे हैं, मैं इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस ले रहा हूं। ठीक है, तो आज के सेशन में हम इकोनॉमिक्स को ध्यान में रखते हुए कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और हर बार की तरह मैं आपको बता दूं कि सिलेबस के कौन से टॉपिक से प्रश्न लिए गए हैं। तो आपके सिलेबस में ये 8वें नंबर का टॉपिक है, 8th नंबर का टॉपिक है आपके सिलेबस में। सिलेबस आप देख सकते हैं, पब्लिक फाइनेंस एंड फिस्कल पॉलिसी, लोक वित्त और राजकोषीय नीति। ठीक है, लोक वित्त और राजकोषीय नीति, ये टॉपिक है आपके सिलेबस का। राजकोषीय नीति ये टॉपिक है आपके सिलेबस का, जिसमें पब्लिक गुड्स क्या होते हैं, प्राइवेट गुड्स क्या होते हैं, इंपोर्टेंस एंड थ्योरीज ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, जो लोक व्यय है, पब्लिक एक्सपेंडिचर है, उसका इंपोर्टेंस क्या है और उसकी थ्योरीज कौन सी हैं, और नेचर ऑफ टैक्स, टैक्स की प्रकृति क्या है, टैक्स कितने प्रकार के होते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन, टैक्सेशन के सिद्धांत, टाइप्स ऑफ पब्लिक डेप्ट, लोक कर्ज, और इट्स रेजिंग एंड रिडेम्पशन। रेजिंग मतलब फंड उठाना और रिडेम्पशन मतलब फंड को दे देना। ठीक है, रिडीम्ड ऑफ कर देना। तो यहां पे ध्यान रखेंगे, ये जो चीज दी है ना आपको, इंपोर्टेंस एंड थ्योरीज ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो दोस्त, पब्लिक एक्सपेंडिचर का बहुत रोल होता है, पब्लिक एक्सपेंडिचर का बहुत रोल होता है। आप ये समझो, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, GOI लिख रहा हूं मैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी कि वित्त मंत्रालय। ये जो वित्त मंत्रालय है, ये जो वित्त मंत्रालय है वो एक पॉलिसी बनाती है जिसे हम कहते हैं फिस्कल पॉलिसी। इसे क्या कहते हैं हम, फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। इसी फिस्कल पॉलिसी का इस्तेमाल इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, या यूं कहें मनी फ्लो को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। अब ऐसी ही पॉलिसी आपने सुनी होगी, मॉनेटरी पॉलिसी। एक पॉलिसी आपने सुनी होगी, मॉनेटरी पॉलिसी, जिसे हम हिंदी में कहते हैं मौद्रिक नीति। जिसे क्या कहते हैं, मौद्रिक नीति। अब ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है ये तो आरबीआई मैनेज करती है, ठीक है, लेकिन ये जो फिस्कल पॉलिसी है इसे वित्त मंत्रालय भारत सरकार यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वो ऑपरेट करता है। ठीक है, सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनल फाइनेंस वॉज प्रोपाउंडेड बाई, कार्यात्मक वित्त की संकल्पना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। तो ध्यान रखेंगे भाई, एक व्यक्ति हैं एपी लर्नर। एपी लर्नर ये व्यक्ति हैं, इन्होंने ही ये कॉन्सेप्ट दिया था फंक्शनल फाइनेंस का। इसका फंक्शनल फाइनेंस इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था, ये ध्यान रखेंगे आप। यहां देखिए, एडम स्मिथ का नाम भी है, जेएम कीन्स का नाम भी है, रिकार्ड का भी नाम है। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए एडम स्मिथ का बुक का नाम क्या है। यहां देखें आप, एपी लर्नर गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनल फाइनेंस विच आर्ग्यूज दैट द गवर्नमेंट्स फिस्कल एक्शन should aim at achieving economic objective like full employment and price stability, not just balanced budget। तो ये फंक्शनल फाइनेंस का मतलब क्या है, यानी कि कार्यात्मक वित्त का मतलब क्या है, फंक्शनल फाइनेंस का मतलब क्या है।
तो ये आर्ग्यू करता है कि गवर्नमेंट जो है फिस्कल एक्शन ले रही है तो उसका एक उद्देश्य होना चाहिए जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके, जैसे कि फुल एम्प्लॉयमेंट देना, पूरी तरह से रोजगार देना और मूल्य स्थिरता बनाए रखना, मूल्य की स्थिरता बनाए रखना, मूल्य स्थिरता बनाए रखना। ठीक है, ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट अगर बजट बना रही है, गवर्नमेंट अगर बजट बना रही है तो उसको सिर्फ बैलेंस करके चलना ही ये काफी नहीं है, इसमें आपको देश के अंदर रोजगार देना ही पड़ेगा। ठीक है, और मूल्य स्थिरता लानी ही पड़ेगी जिससे लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। आगे देखिए, Which of the following best represents the difference between fiscal deficit and primary deficit? फिजिकल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट में अंतर क्या है? तो भैया इंटरेस्ट पेमेंट। प्राइमरी डेफिसिट का मतलब है इंटरेस्ट पेमेंट इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो जब हम पीडी की बात करें, प्राइमरी डेफिसिट बराबर एफडी यानी कि फिजिकल डेफिसिट, और फिजिकल डेफिसिट में से हम क्या माइनस कर दें? इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर दें। हम ब्याज का भुगतान अगर हम माइनस कर दें तो वो हमारा प्राइमरी डेफिसिट निकल आता है। और वैसे डेफिसिट का जनरल मीनिंग आपको पता ही है, डेफिसिट का मतलब होता है घाटा, डेफिसिट का मतलब होता है घाटा। अब इसी डेफिसिट में हम बात कर रहे हैं प्राथमिक घाटे की, प्राथमिक घाटा, और एक हम बात कर रहे हैं फिजिकल डेफिसिट यानी कि राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देखें, Which of the following is not included in the capital receipt of the government of India? भारत सरकार की कैपिटल रिसिप्ट में क्या इंक्लूड नहीं रहता? भारत सरकार की कैपिटल रिसिप्ट में यहां बात कर रहे हैं कैपिटल रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट। तो एक तो होता है कैपिटल रिसिप्ट और एक होता है रेवेन्यू रिसिप्ट। एक होगा रेवेन्यू रिसिप्ट्स। ठीक है, ये दो होते हैं, समझिएगा। रिसिप्ट का मतलब तो आपको समझ में आ रहा है, यानी कि पैसा आ रहा है, रिसिप्ट का मतलब आ रहा है। ठीक है, रेवेन्यू का मतलब है चालू या डे टू डे बेसिस पर, डे टू डे बेसिस पर। तो भारत सरकार की अगर हम बात करें, अगर हम भारत सरकार की बात करें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करें, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है? यानी कि ऐसा पैसा जो रेगुलर बेसिस पे आ रहा हो, तो वो हो जाएगा रेवेन्यू रिसिप्ट में आ जाएगा आपका टैक्स। टैक्स आना ही आना है, टैक्स के लिए ऐसा नहीं हो सकता कि हम 10-15 साल बाद इकट्ठा ले लें, वो टाइम टू टाइम आना ही आना है। तो सरकार के पास जो टैक्स जा रहा है जनता से, तो टैक्स सरकार की इनकम हो गई, रिसिप्ट हो गई। लेकिन कौन सी रिसिप्ट हुई टैक्स? कैपिटल रिसिप्ट या रेवेन्यू रिसिप्ट? तो रेवेन्यू रिसिप्ट, क्योंकि ये आना ही आना है। कैपिटल रिसिप्ट में क्या होगा? कैपिटल रिसिप्ट में जो कभी कभार, कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी पैसा आए, जो कभी कभी पैसा आए, जैसे अब सरकार के पास कभी कभी पैसा कैसे कहां से आता है? तो मान लो सरकार डिसइन्वेस्टमेंट कर दे अपनी कंपनी का, प्राइवेटाइजेशन कर दे, डिसइन्वेस्टमेंट कर दे। फॉर एग्जांपल दूं आपको, जैसे कि एयर इंडिया है, एयर इंडिया कंपनी, एयरलाइंस, ये भारत सरकार के पास थी, लेकिन एयर इंडिया को सेल कर दिया। अब एयर इंडिया को जिसने खरीदा उसने भारत सरकार को पैसे दिए होंगे,
तो ये इनकम हुई ना, आय रिसिप्ट हुई, लेकिन ये कभी कभार ही तो आई है, ऐसा तो नहीं है एयर इंडिया जैसी कंपनी बनाते रहे और बेचते रहे, ऐसा भी नहीं है। तो आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कैपिटल रिसिप्ट में शामिल क्या नहीं है, क्या नहीं है? तो टैक्स रेवेन्यू, तो भैया देखो टैक्स टाइम टू टाइम आना ही आना है, तो वो कैपिटल रिसिप्ट में नहीं होगा, रेवेन्यू रिसिप्ट में आएगा। तो कैपिटल रिसिप्ट में रिकवरी ऑफ लोन, हमने जो लोन दिया दूसरे देश को वो हमने वसूल लिया, तो कभी कभार वसूलते हैं, हर बार तो नहीं आता, तो ये रिकवरी ऑफ लोन्स कैपिटल अकाउंट में आएगा। डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ प्रोसीड्स यानी कि विनिवेश करना, ये भी कैपिटल में आएगा। बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई, आरबीआई से उधार लेना, अब डेली तो नहीं लेते, कभी कभार, तो वो भी कैपिटल अकाउंट में आएगा। टैक्स रेवेन्यू, टैक्स से जो पैसा आ रहा है सरकार के पास, वो कोई ऐसा नहीं है कि 10-15 साल में कभी कभार आए, ऐसा नहीं, वो टाइम टू टाइम आना ही आना है, हर साल आना ही आना है। ठीक है, तो डी आंसर हो जाएगा इसका, इसका आंसर क्या होगा? डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। इंडिया में गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या है? तो भैया पहली बात तो समझ लीजिए, जो जीएसटी है ये आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। ये क्या है? जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर है ये। अब इसमें कई स्टेज होती हैं, मल्टी स्टेज है, मल्टी स्टेजेस टैक्स है ना, क्लासिफिकेशन, सीजीएसटी, एसजीएसटी, समझ रहे हैं, आईजीएसटी। तो जीएसटी क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है, ध्यान रखना। 101 नंबर का अमेंडमेंट 2016 में होता है संविधान में, और 1 जुलाई 2017 से इंडिया में जीएसटी एप्लीकेबल होता है। और इंडिया कोई पहला देश नहीं है जिसने जीएसटी अप्लाई किया है अपने यहाँ पे। इंडिया से पहले लगभग 64 कंट्रीज इम्प्लीमेंट कर चुकी हैं अपने यहाँ जीएसटी। फ्रांस उनमें से पहला देश है, 1954 में जीएसटी अपने यहाँ इम्प्लीमेंट किया था। हमने जो जीएसटी का कॉन्सेप्ट लिया है वो कनाडा से लिया है, कनाडा में डुअल जीएसटी चलता है, हमारे यहाँ भी डुअल जीएसटी चलता है। द टर्म फिस्कल स्पेस रिफर्स टू, फिस्कल स्पेस का मतलब क्या है? तो गवर्नमेंट्स बोरोइंग लिमिट, फ्लेक्सिबिलिटी टू स्पेंड विथआउट अफेक्टिंग फिस्कल सस्टेनेबिलिटी, फिस्कल सस्टेनेबिलिटी को बिना इफेक्ट किए हम फ्लेक्सिबल तरीके से खर्च कर पाएं, वही क्या है? फिस्कल स्पेस हमें मिला हुआ है, राजकोषीय स्पेस, फिस्कल स्पेस हमें मिला हुआ है, बिना किसी फिस्कल सस्टेनेबिलिटी को इफेक्ट किए हुए हम खर्च कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, जितना ज्यादा खर्च करेंगे उतना इकोनॉमी में चीजें अच्छी होंगी। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग इन इंडिया? इंडिया में डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब क्या है? तो भैया डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होती क्या है? इज मेनली यूज्ड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ बाय मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज फॉर इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पे जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको प्रमोट करने के लिए हम डेफिसिट फाइनेंसिंग का इस्तेमाल करते हैं। हम क्या करते हैं? घाटे, ये डेफिसिट फाइनेंसिंग का हम यूज करते हैं, किसके लिए? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, लॉफर कर्व एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन, तो भैया लॉफर कर्व मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था आपको, टैक्स रेट, टैक्स का जो रेट है और टैक्स का जो रेवेन्यू है इसके बीच में रिलेशनशिप बताता है। लॉफर कर्व रिलेशनशिप बताता है। ठीक है, लॉफर कर्व। लॉरेंज कर्व क्या है? जल्दी से बताएं, लॉरेंज कर्व क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 270 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा कर विभाज्य कोष का हिस्सा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस इज अ पार्ट ऑफ द डिविजिबल पूल अंडर आर्टिकल 270 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो ध्यान रखेंगे, इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, कस्टम ड्यूटी और वेल्थ टैक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस इज अ पार्ट ऑफ द डिविजिबल पूल अंडर आर्टिकल, हाँ, कौन सा टैक्स डिवाइड किया जाएगा, है ना? तो इनकम टैक्स हो जाएगा।
इनकम टैक्स एक्सक्लूडिंग एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, एग्रीकल्चर पे जो इनकम टैक्स है उसको बाहर करके इज शेयर्ड बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन। 280, 280, 70 नहीं है 280। ठीक। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द फाइनेंस कमीशन इन इंडिया? भारत में वित्त आयोग का प्राइमरी फंक्शन क्या है? तो भैया वित्त आयोग का प्राइमरी फंक्शन है रिकमेंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। और केंद्र और राज्य के बीच में जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उनके डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। केंद्र और राज्य में टैक्स बंटवारे से रिलेटेड है भारत का वित्त आयोग। फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का वित्त आयोग। आर्टिकल 280। एक चीज याद रखेंगे, हर 5 साल में इसका गठन होता है, हर 5 साल में इसका गठन होता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा। अब जिस प्रकार सेंटर और स्टेट में फाइनेंशियल रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल बॉडी फाइनेंस कमीशन है, ठीक उसी प्रकार स्टेट के अंदर होता है एक स्टेट फाइनेंस कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन। राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग। ये स्टेट फाइनेंस कमीशन क्या करता है? स्टेट और लोकल बॉडी यानी कि पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, इनके बीच में फाइनेंशियल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन करता है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे इन इंडिया पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज शोन द मोस्ट कंसिस्टेंट इंक्रीज इन रीसेंट ईयर? सबसे ज्यादा सरकार का खर्च हाल ही के दिनों में किस पर हुआ है? तो सबसे ज्यादा जो सरकार का खर्च है दोस्त, सबसे ज्यादा जो सरकार का खर्च है वो डिफेंस पे हुआ है, सब्सिडी पे, इंटरेस्ट पेमेंट या कैपिटल फॉर्मेशन। तो ये आपका इंटरेस्ट पेमेंट पर हुआ है। किस पे? ब्याज का भुगतान। सबसे ज्यादा सरकार का खर्च हाल ही के दिनों में किस पर हुआ है? ब्याज का भुगतान। जो कर्ज लेकर आए उसके भुगतान में हुआ है, ध्यान रखेंगे। क्योंकि वर्ल्ड बैंक, IMF, कहीं से भी हम कर्ज लाएंगे तो हमें पेमेंट देना पड़ेगा, इंटरेस्ट पेमेंट। इंटरेस्ट पेमेंट जो हम दे रहे हैं टाइम टू टाइम, तो इंटरेस्ट पेमेंट देना ये हमारे लिए खर्चा है सरकार के लिए। तो ये जो खर्चा है वो कभी कभार वाला है या डे टू डे बेसिस पे? एक फिक्स टाइम के बाद जाना ही जाना है, तो एक फिक्स टाइम के बाद जाना ही जाना होता है ये इंटरेस्ट पेमेंट। तो इंटरेस्ट पेमेंट जो कि खर्चा है, तो ये किस में काउंट होगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में या कैपिटल एक्सपेंडिचर में? किस में काउंट होगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या कैपिटल एक्सपेंडिचर में काउंट होगा? बताओ। तो देखो ये फिक्स है टाइम टू टाइम, तो ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में काउंट होगा। ठीक है, ध्यान देंगे। इन द इंडियन कंटेस्ट ऑफ FRBM एक्ट 2023 एम्स 2, FRBM एक्ट जो 2023 का है, 2003 का है सॉरी, तो उसका उद्देश्य क्या है? इंक्रीज फिस्कल डेफिसिट, मेंटेन फूड सिक्योरिटी, उसके लिए तो फूड सिक्योरिटी एक्ट है ही। ठीक है, एंश्योर इंटरजनरेशनल इक्विटी इन फिस्कल मैनेजमेंट। ठीक है, FRBM इनहेंस फॉरेन रिजर्व। ठीक, तो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, FRBM एक्ट एंश्योर फिस्कल डिसिप्लिन, ट्रांसपेरेंसी एंड इंटर जनरेशनल इक्विटी इन गवर्नमेंट बोरोइंग। सरकार जो कर्ज लेकर आ रही है उसमें ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, पारदर्शिता।
वर्टिकल फिस्कल इम्बैलेंस कैन बी रिड्यूस्ड, ऊर्ध्वाधर राजकोषीय असंतुलन को किसके द्वारा कम किया जा सकता है? तो सेज ऑन इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स पर सेज लगा दें, और मोर सेंट्रल स्कीम चलाएं, या डिवोल्यूशन ऑफ मोर टैक्सेस टू स्टेट, स्टेट को दे दें बहुत से टैक्स, या यूज ऑफ कंटिजेंसी फंड, तो डिवोल्यूशन ऑफ मोर टैक्सेस टू स्टेट। तो वर्टिकल फिस्कल इम्बैलेंस कैन बी रिड्यूस्ड बाय कि हम स्टेट को जो है ज्यादा से ज्यादा टैक्स डिवोल्यूशन कर दें। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, द टैक्स विच अफेक्ट्स बोथ इक्विटी एंड एफिशिएंसी एडवर्सली, वो टैक्स कौन सा है जो समानता और दक्षता दोनों को प्रभावित करता है? तो वो रिग्रेसिव इनडायरेक्ट टैक्स है। एक होता है प्रोग्रेसिव, जैसे जैसे पैसा बढ़ रहा है लगाते जाओ। रिग्रेसिव इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि रिग्रेसिव इनडायरेक्ट टैक्स लाइक सेल्स टैक्स अफेक्ट द पुअर मोर। अब जो जीएसटी है इनडायरेक्ट टैक्स, वो हर प्रोडक्ट पे लग रहा है, तो ये गरीब को ज्यादा प्रभावित करता है ना, ये गरीब को ज्यादा प्रभावित करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीप्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीप्ट में क्या आएगा? अब देखो, रेवेन्यू रिसीप्ट आपके सामने लिखा हुआ है, यहां लिखा है रेवेन्यू रिसीप्ट, यानी कि रिसीप्ट माने आना और रेवेन्यू माने टाइम टू टाइम, रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे। तो यानी कि ये कौन सा रेवेन्यू रिसीप्ट होगा? लेकिन वो टैक्स नहीं होना चाहिए, नॉन टैक्स होना चाहिए। कॉर्पोरेट टैक्स तो टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी टैक्स, इंटरेस्ट रिसीप्ट इनकम टैक्स। इंटरेस्ट रिसीव, हमने किसी को कर्ज दिया और ब्याज हमारे पास आ रहा है, तो वो नॉन टैक्स रेवेन्यू हो जाएगा, नॉन टैक्स रिसीप्ट हो जाएगा। सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। इफ इन्फ्लेशन इज हाई एंड गवर्नमेंट इंक्रीज पब्लिक एक्सपेंडिचर इट लीड्स टू, अगर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है और सरकार अपने खर्च बढ़ा देती है। इफ इन्फ्लेशन बहुत हाई है और गवर्नमेंट क्या करती है? अपने खर्चे बढ़ा देती है, पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ा देती है, तो क्या होगा? डिमांड पुल इन्फ्लेशन आएगा, डिमांड पुल इन्फ्लेशन आएगा, या डिफ्लेशन आएगा, या मॉनेटरी कॉन्ट्रैक्शन आएगा, फिस्कल सरप्लस आएगा। डिमांड पुल इन्फ्लेशन, अब आप समझिए, एक तो महंगाई बहुत ज्यादा है, एक तो महंगाई ही बहुत ज्यादा है देश में, यानी कि सब लोगों के पास भरपूर मात्रा में पैसा है, ऊपर से सरकार किसी प्रोजेक्ट में पैसा खर्च करना शुरू कर देती है। मान लो फ्लाईओवर बन रहा है, तो उस फ्लाईओवर में और ज्यादा लोगों को नौकरी मिलेगी, नौकरी मिलेगी, और नौकरी मिलेगी तो पैसा उनके पास और ज्यादा जाएगा, तो और ज्यादा खर्च करेंगे, वो और ज्यादा डिमांड बढ़ाएंगे बाजार में जाके सामान की, तो डिमांड बढ़ने की वजह से और इन्फ्लेशन आएगा। इसे कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड बढ़ने की वजह से और इन्फ्लेशन आए, इसे कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ठीक है दोस्त, तो ये हमने क्वेश्चन डिस्कस किए आज के। आपके लिए सवाल है जो आपको लिखकर भेजना है। आईसी इन डिफरेंस कर्व, आईसी पर आपको कितना, ये 8 मार्क्स में लिखना है आपको, 8 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है। शब्द समझ गए आप, सिलेबस में पता है आपको। आईसी इन डिफरेंस कर्व, इन डिफरेंस कर्व को आपको एक्सप्लेन करना है डिटेल में। ठीक है, इन डिफरेंस कर्व को। तो मुझे दीजिए विदा, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।